चलिए, हेलो फ्रेंड्स, हम लोग जुड़ चुके हैं आज इंडेस 16 की आगे की क्लासेस के लिए। इसकी दो क्लास मित्रों हो चुकी है, क्लास 1 और क्लास 2। डेढ़ डेढ़ घंटे की दो क्लास हुई थी और वो दोनों वीडियो ही यूट्यूब टॉपर क्लासेज पे अवेलेबल है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। आज मैं उससे थोड़ा आगे बढ़ूंगा। क्या क्या मैंने पढ़ाया तो मैं आपको थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। मैंने ऑब्जेक्टिव एएस का बताया था कि ऑब्जेक्टिव है प्रॉपर अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर मेजरमेंट ऑफ द पीपीई। स्कोप के बारे में बताया था कि कुछ खास तरह की पीपीई हैं जो यहाँ कवर्ड नहीं होते, वो 105, 41, 106, कुछ 40 के अंदर भी कवर होते हैं। इंटेंजिबल तो खैर अलग होना ही होना है। डिफिनेशन में हम लोगों ने प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट की बात की थी और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट आया था बियरर प्लांट और बायोलॉजिकल एसेट। फिर थोड़ा हम लोग आगे बढ़े थे, रिकॉग्निशन की बात की थी कि रिकॉग्निशन करने की दो शर्तें हैं, वो दो शर्तें पूरी होंगी तभी रिकॉग्निशन आप कर सकते हैं पीपीई की, वरना आप रिकॉग्निशन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब उसके लिए कॉस्ट की मेजरमेंट की बात थी कि इनिशियल रिकॉग्निशन हमेशा कॉस्ट पे होता है। तो मेजरमेंट करते समय तीन बातों का ध्यान देना, या तो आपने परचेज किया है, या आपने प्रोडक्शन किया है, खुद से कंस्ट्रक्शन किया है, और या फिर एक्सचेंज किया है। तो प्रोडक्शन करते समय कुछ बातों का ध्यान देना है, कंस्ट्रक्शन करते समय इंटरनल प्रॉफिट का ध्यान नहीं देना, और अगर आपने एक्सचेंज किया है तो फिर वैसे सिचुएशन में भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि फेयर वैल्यू ऑफ एसेट लेना है अनलेस एंड अनटिल वो पता ना हो या कमर्शियल सब्सटेंस ना हो। कोई डिफर्ड क्रेडिट आपने पे किया है तो डिफर्ड क्रेडिट का इंटरेस्ट आपको दोस्तों नहीं लेना है। फिर मेजरमेंट जब आपने कर लिया एक बार तो दोबारा मेजरमेंट आप करेंगे साल के लास्ट में या हर साल की बात, तो दो मॉडल एएसएम अलाउ करता है। एक मॉडल अलाउ करता है कॉस्ट मॉडल और दूसरा मॉडल अलाउ करता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, तो दूसरी क्लास में हम लोग इसी रिवैल्यूएशन मॉडल की बात कर रहे थे कि फेयर वैल्यू के नज़दीक रहने के लिए जरूरी है कि हम रिवैल्यूएशन मॉडल लें अगर आप कॉस्ट मॉडल नहीं चाहते हैं तो। इसमें था कि फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवैल्यूएशन इतना सफिशिएंट होना चाहिए कि पता चले कि कैरिंग अमाउंट ही फेयर वैल्यू से अलग हो गया डिप्शन काट काट के, तो ऐसा ना हो, इसलिए फ्रीक्वेंसी अच्छी होनी चाहिए, से 2 to 3 ईयर, 2 to 5 ईयर, कुछ इस तरह की बात। और फिर उसमें एक कॉन्सेप्ट था कि भाई रिवॉल्यूशन जब करे तो इंटायर क्लास ऑफ एसेट की करो, ये नहीं कि अपने मन से कुछ किया और कुछ रिवॉल्यूशन नहीं किया, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके ऊपर क्वेश्चन भी देखा था। मेन बात थी कि रिवॉल्यूशन में जो प्रॉफिट या लॉस है उसको कैसे करें, बड़ा खूबसूरत पॉइंट था कि लॉस हो तो पीएल में और प्रॉफिट हो तो रिवॉल्यूशन रिजर्व, जो दिखाया जाएगा अदर कंप्रिहेंसिव इनकम के अंदर। लेकिन अगर दोबारा अगर रिवॉल्यूशन हो तब क्या होगा, इसके बारे में हम लोगों ने बड़ी विशेष बातें पढ़ी थी। और रिवॉल्यूशन रिजर्व जो है वो साल के लास्ट जब एसेट खत्म हो जाता है तो कहाँ ट्रांसफर होता है, इसके बारे में बात की थी। और ड्यूरिंग द पीरियड भी आप चाहें तो उसमें से एक पोर्शन एक्स्ट्रा डिप्शन के नाम पे कहीं हम ट्रांसफर कर सकते हैं। ये बातें हम लोगों ने पढ़ी थी, लेकिन एक बात हम लोगों ने छोड़ी हुई थी, अब समय आ गया है उस बात को देखने का, और वो बात थी दोस्तों कि एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन या कैरिंग अमाउंट को हम दिखाएं तो कैसे दिखाएं, ये बात हमें पढ़नी थी। कि जब कभी भी आप रिवॉल्यूशन करते हैं तो जाहिर है कैरिंग अमाउंट में तो बदलाव आएगा, तो उस कैरिंग अमाउंट को हम कैसे करेंगे। हमारा एएस हमें दो ऑप्शन देता है। देखिए, पहला ऑप्शन ये देता है कि आपने क्या करना है कि अपनी जो ग्रॉस कैरिंग अमाउंट है और उसका एक्यूमुलेटेड डिप्शन है वो रिवैल्यूएशन के अनुसार एडजस्ट कर देना है। ठीक है, ध्यान दें, जितने बच्चे जुड़े हैं एक बार थोड़ा सा हाय हेलो हो जाए, उससे मुझे पता चल जाएगा कौन कौन बच्चे जुड़े हैं। जैसे एक तो कुमुद जी जुड़े हैं, और भी जो बच्चे हैं तो थोड़ा बताइए, हमें अच्छा लगेगा, इसी बहाने आपसे दोस्ती बनेगी ओवर द पीरियड, एक दूसरे को ज्यादा अच्छा जानेंगे हम लोग। तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिएगा ये है हमारा कि ग्रॉस कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड इन द मैनर दैट कंसिस्टेंट विद द रिवैल्यूएशन। इसका मतलब दोस्तों ये होता है, मैं बताना चाहूंगा
कि अगर आपका कैरिंग अमाउंट बढ़ रहा है तो जिस रेशियो में कैरिंग अमाउंट बढ़ा है, मान लीजिए 50,000 की कोई नेट कैरिंग अमाउंट थी डिप्शन काटने के बाद और वो किसी कारण से 60,000 हो गया, यानी कि 20% बढ़ा है, तो आप अपने बाकी चीजों को भी उसी तरह से बढ़ाएंगे, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट को भी बढ़ाएंगे और एक्यूमुलेटेड डिप्शन को भी बिल्कुल उसी तरह से आप एडजस्ट करेंगे। यह है पहला मेथड। इस बात को मैं समझाता हूं एक छोटे से इलस्ट्रेशन से, फिर मैं एक क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा जो स्टडी में दिया हुआ है। ठीक है दोस्तों, चलिए पहले पहली बात करते हैं, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, फिर दूसरी बात की तरफ हम लोग चलेंगे। अरे वाह, काफी बच्चे जुड़ गए हैं। आशीष हैं, महक जी हैं, और आशीष झा जी भी हैं, और विनय जी हैं, अभिषेक सक्सेना जी हैं, हरीश परमार हैं, और अमन है। आप सबको वेरी गुड इवनिंग। घर पे बैठे हैं, ऑफिस से थोड़ा बहुत काम मिला है, वर्क फ्रॉम होम अगर मिला है तो वो कीजिए, और थोड़ा पढ़ाई भी पढ़ते रहिए, अच्छा है ना। अगर काम नहीं मिला है तो ये सही समय है, आप अपने फाइनल की तैयारी कर सकते हैं। चलिए आइए वो शुरू करते हैं दोस्तों, लेट स्टार्ट। हम यहां से अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। देखिएगा दोस्त, ध्यान दें। देखिए ये क्या कहता है कि कैरिंग अमाउंट को हमें एडजस्ट करना है। लिखिए, ये है दोस्तों, सर क्लास डेली होगी। हाँ दोस्तों, अभी तो डेली का ही प्लान है, और लॉकडाउन इतना लंबा है तो डेली ही चलेगा, इसमें कोई दो मत की बात तो है नहीं। चलें शुरू करें। सपोज कीजिए हमारी एक एसेट थी जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 70,000। ओके, और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है 30,000, और अभी इसका जो नेट कैरिंग अमाउंट है वो है 40,000। ठीक है, अब अगर सपोज करिए कि इसका रिवैल्यूएशन हो गया है 50,000, तो गौर फरमाइए कितना इंक्रीज हुआ, फेयर वैल्यू है 50,000, कितना इंक्रीज हुआ 25%। तो पता है एस क्या कहता है, एस कहता है सबको रीस्टेट कीजिए। यह है पहला ऑप्शन, ध्यान दीजिएगा। ये भी 25% बढ़ेगा, ये भी 25% बढ़ेगा, और ये भी 25% बढ़ेगा। करके देखिए, है कैलकुलेटर आपके पास? आइए देखते हैं, कैलकुलेटर की बात करें अगर हम, 70 का 125%, मेरे ख्याल से 87,500 आ रहा है। और ये देखिए 30,000 इंटू 125%, 37,500, और ये भी देखिए 50,000। तो सबको समझ आया ये फर्स्ट मेथड? ठीक है दोस्तों, अगर आप फर्स्ट मेथड की बात करें तो आपने यहां पे देख लिया होगा कि हमें कैसे करना है। इज इट ओके? चलें आगे।
इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी? अब देखिए इसकी अकाउंटिंग ऐसे होगी कि कितना बढ़ा, ये बढ़ा 17,500, ये बढ़ा 7,500, टोटल बढ़ा 10,000। तो देखिए हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे पीपीई जो भी था, प्लांट मशीनरी अकाउंट डीआर 17,500, और हम लिखेंगे प्रोविजन फॉर डिप्रेसिएशन एक्युमुलेटेड डिप्सन, जो भी लिखना चाहते हैं अब 7,500, और बाकी ओसीआई में जाएगा, अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रीवैल्यूएशन रिजर्व 10,000। तो सभी दोस्तों को यह बात ध्यान देनी है, आप चाहें तो दोस्तों इसे नोट कर सकते हैं। इस पे आपके स्टडी में क्वेश्चन है तो एग्जाम में आ सकता है, याद करिए। अगर स्टडी में कुछ है तो समझिए कि एग्जाम में कभी भी आ सकता है। हो गया दोस्तों? चलिए, अगर आपने नोट कर लिया हो तो जरा सा अब आगे चलते हैं। शुड वी मूव फर्दर? हमने क्या देखा, हमें अपनी ओरिजिनल कॉस्ट को एडजस्ट करनी है उसी रेशियो में, और इसका उल्टा भी सही है। किसी कारण से सपोज करिए कि भाई डीवैल्यूएशन हो गया है, लेट सपोज हम यहां मानते हैं कि ये 40 का घट के 30 हो गया है, ठीक है, तो उसी रेशियो हम अपने सभी चीजों को कम कर देंगे। आप पढ़ लीजिए। यहां से फिर से पढ़िए। द कैरिंग अमाउंट इज एडजस्टेड इन द मैनर दैट इज कंसिस्टेंट विद द रिवैल्यूएशन ऑफ द कैरिंग अमाउंट। फॉर एग्जाम्पल, कैरिंग अमाउंट में बी रीस्टेटेड विद द रेफरेंस टू द ऑब्जर्वेबल मार्केट डाटा, और इट में बी restated proportionately to the change in carrying amount. The accumulated depreciation is adjusted equal to the difference between the gross carrying amount and carrying amount after taking accumulated impairment loss. ये थी पहली बात कि बढ़े तो सब कुछ को उसी रेशियो में बढ़ाना है। देखिए बेसिकली बढ़ तो ये रहा है, चेंज होना या नहीं होना तो इसको है। तो अगर ये बढ़े तो सबको बढ़ाना है और घटे तो सबको घटाना है, ये एएस का कहना है। चलें दोस्त, आगे चलें। अब दूसरा मेथड पढ़िए। कहता है एक्युमुलेटेड डेप्शन इज एलिमिनेटेड अगेंस्ट ग्रॉस कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ये तो कमाल है, यही केस लेते हैं। ऑप्शन 2 क्या है? ऑप्शन 2, ऑप्शन 2 है कि अगर हमारी ओरिजिनल कॉस्ट है 70,000 और एक्यूमुलेटेड डिप्रेसिएशन है 20,000,
और कैरिंग अमाउंट है 50,000, ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में कैरिंग अमाउंट 30 ले लेते हैं, जैसा लिया था 30 ले लेते हैं, और ये 40 है, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अगर रीवैल्यूएशन 50 हो रहा है, यानी कि इजाफा हो रहा है 10,000 का, तो पता है आपको क्या करना है? आपको इस एक्यूमुलेटेड डिप्शन को पूरी तरह से साफ कर देना है। पढ़िए लाइन क्या कहता है आपका इंस्टीट्यूट, आपका इंडेस, एक्यूमुलेटेड डिप्शन इज एलिमिनेटेड अगेंस्ट द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट। ठीक है, मैं इस एक्यूमुलेटेड डिप्शन को एलिमिनेट कर दूंगा, मैं लिखूंगा एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन अकाउंट DR टू PPE, और ये आपका एक्यूमुलेटेड डिप्शन जो है ये हो गया खत्म। अब आपके PPE की कैरिंग अमाउंट कहां पहुंच गई? अब कैरिंग अमाउंट आ गई 40 पे, लेकिन हमें पहुंचना है 40 से 85। पहली एंट्री होगी, इसके साथ साथ रीवैल्यूएशन की दूसरी एंट्री। ये तो इलिमिनेशन की एंट्री हुई कि चलो जी इलिमिनेट कर दो। अब रीवैल्यूएशन की एंट्री करते हैं, PPE अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन रिजर्व, और क्या लीजिए साहब, कितना, हाउ मच, 10,000। तो ये दो ऑप्शंस आपके सामने हैं, इन दोनों ऑप्शंस का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन के बाद समझिए अब एसेट बिल्कुल नई हो गई। अब हमारे बैलेंस शीट में एसेट कितने पे दिखाया जाएगा? 70 माइनस 30 और माइनस 10, उसमें सॉरी प्लस 10, उसमें कोई भी रिवैल्यूएशन वर्ड नहीं होगा, कोई भी डिप्रिसिएशन वर्ड नहीं होगा, सीधा एसेट 50 पे होगा। और अब आगे हम लोग पढ़ेंगे डिप्शन, आगे अब इस पे डिप्शन शुरू किया जाएगा, आगे जो भी डिप्शन होगा सो होगा। ठीक है, इस बात पे एक क्वेश्चन मैं करना चाहता हूं, समझ लिए सबने फिर से। एक में कैरिंग अमाउंट को बढ़ाना या घटाना है, तो प्रोविजन फॉर डिप्शन भी बढ़ाना या घटाना है, और ग्रॉस अमाउंट भी बढ़ाना या घटाना है। और एक में एक्यूमुलेटेड डिप्शन को पहले साफ कर दीजिए और फिर जो करना है सो कीजिए। देखिए आपका इंस्टीट्यूट आपको एक क्वेश्चन देता है स्टडी मटेरियल में, और वो क्वेश्चन ये है। दोस्तों हम लोग क्वेश्चन के बारे में क्लियर रहेंगे। क्वेश्चन हम दो ही सोर्स से करेंगे, कि वैसे ही बहुत ज्यादा स्टडी मटेरियल है आपका। एक तो स्टडी मटेरियल और न्यू सिलेबस के 4 एग्जाम हुए हैं, उन चारों एग्जाम के क्वेश्चन जो भी होगा उस इंडेस के साथ हम लोग हाथ के हाथ पढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए इसी बीच विजय राज जी हैं और चंदन, क्या नाम है, चंद्र मोहन मिश्रा जी, गुड आफ्टरनून दोस्तों। जतिन सिंह जी हैं सर, नवंबर 2017 बैच के स्टूडेंट थे आपके, बड़ी अच्छी बात है दोस्त, अब जल्दी से जल्दी सीए बनिए। और कुमुद गुप्ता जी, सर हम फरुखाबाद वाले स्टूडेंट हैं, कुमुद नवंबर 2013, जल्दी से बनिए कुमुद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, दुनिया आपका इंतजार कर रही है। चलिए तो ये जरा क्वेश्चन देखिए, जुपिटर लिमिटेड है, पीपी इनिशियल कॉस्ट है 1 लाख, एक्यूमुलेटेड डिप्शन 55 है, इसका मतलब कैरिंग अमाउंट कितना हो गया? कैरिंग अमाउंट है 45, मानते हैं। अब फेयर वैल्यू ऑफ एसेट बाय रेफरेंस टू द ट्रांजैक्शन इन द सिमिलर एसेट, मतलब मार्केट में और भी जो एसेट हुए थे 65 हुआ है, इसका मतलब देयर इज ए रीवैल्यूएशन ऑफ 20,000। ठीक है, मुझे दोनों ही तरीके से आप करके बता सकते हैं। देखिए लाइव क्लास है, तो अगर आप कहें तो मैं थोड़ा समय दूं आपको, नहीं तो मैं तो फटाफट बता ही दूंगा। क्या चाहते हैं बच्चे बताइए तो? रिंकू सिंह, कुमुद, बेटा सब लोग बताइए, आप करना चाहेंगे या मैं ही बता दूं धड़ाधड़? 2-3 मिनट करें आप, थोड़ा लाइव क्लास का कोई तो फायदा होना चाहिए ना, कि थोड़ा सा आप करें फिर मैं बताऊं, ज्यादा बेटर होगा ना ये। तो चलिए मैं इंतजार करता हूं, लेकिन थोड़ा जल्दी कीजिएगा। चलिए फर्स्ट मेथड से पहले बताइए,
फर्स्ट मेथड से अगर कोई बता सकता है तो करिए। हरीश भी कह रहे हैं कि सर हम कर सकते हैं, तो कर सकते हैं तो करिए। बाबा जी भी बोलते हैं करने से होता है, करने से होता है, तो करिए साहब। फर्स्ट मेथड जिसमें सब कुछ बढ़ाना था, सब कुछ बढ़ाना था, वो पहले खुद से करिए। भले आप आंसर मुझे मत भेजिए, मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता ना करें आप। आज नहीं सर, कल से। विजय राज सर हो गया। बाकी बच्चे भी जरा देखें उनका हुआ कि नहीं। सर नोट्स टेलीग्राम पे नहीं मिल रहा। राहुल अभी मैंने इन डेज के नोट्स नहीं डाले हैं, लेकिन एफएम वाले सर ने, एसएफएम वाले सर ने अपने नोट्स डाले हैं। इन डेज के मैं डालूंगा तभी तो मिलेगा, मैंने ही बनाए नहीं है। कल संडे है ना, कल फुर्सत है, कल मैं 2-3 इन डेज का आपको नोट्स बढ़िया करके मैं डाल दूंगा। वैसे तो स्टडी मटेरियल से पढ़ना, देखिए सीधी बात है, पढ़ना स्टडी मटेरियल से है। जो मुझे एडिशनल लगेगा वो मैं डालूंगा, कुछ एक्स्ट्रा लगेगा वो मैं डालूंगा, ठीक है ना। पास्ट ईयर एग्जाम में क्वेश्चन जो होगा वो मैं डालूंगा। चलिए, तो 3 बच्चों ने बता दिया सर डन हो गया, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं इसे आपको कराऊं। आइए शुरू करते हैं। ये लो, ये रहा, कौन सा क्वेश्चन है भाई, इलस्ट्रेशन नंबर 3 ऑफ योर स्टडी मटेरियल। मैं एक बार फिर से बता दूं, जो स्टडी में खोल के बैठा हूं और कोई नहीं है, आपके सीए इंस्टीट्यूट का लेटेस्ट स्टडी मटेरियल है, जो अभी साइट पे दिखाई दे रहा है, वहीं से मैंने डाउनलोड किया है। देखिए, ये है आपकी ओरिजिनल कॉस्ट, कितनी भाई साहब, इनिशियल कॉस्ट है 1 लाख, इनिशियल कॉस्ट। और ये है एक्यूमुलेटेड डेप्रेसिएशन 55, और ये है आपका नेट कैरिंग अमाउंट 45। ठीक है मित्र। अब क्वेश्चन कहता है कि भाई ये जो है ना बढ़ के कितना हो गया है 65, तो भाई कोई परसेंटेज ऑफ इंक्रीज तो हुआ ही है, सबको इसी रेशियो में बढ़ा दें, जो भी परसेंटेज है। अब परसेंटेज निकालने चाहे ऐसे बढ़ा दें, बात तो एक ही है। तो 1 लाख गुने 65 डिवाइडेड बाई 45, द आंसर कम्स 144444, और 55,000 इंटू 65 डिवाइडेड बाई 45, इट कम्स 79444। ठीक है दोस्त, तो ये तो हुआ रीस्टेटेड फिगर। कितना इंक्रीज हुआ जरा यहां लिख लें, हाउ मच इज द इंक्रीज। ये है 44,000, ठीक है, और ये है 24,000, 24,444, 24,444, टोटल है 20,000। तो जो जनरेंटी दोस्तों पास होगी वो इन तीनों की पास होगी, इसकी कोई जनरेंटी नहीं, वो तो अपने आप रीस्टेट हो जाएगा। ठीक, तो कहिए तो आगे चलें। देखिए, सिंपल सी जनरेंटी दोस्तों होनी है, आप देख सकते हैं जनरेंटी। एंट्री टू बी मेड, पीपीई बढ़ेगा 44, 44,4, एक्युमुलेटेड डिप्शन बढ़ेगा 24,44, और सरप्लस टू रिवैल्यूएशन, इसकी बजाय एक नया नाम लिखना चाहूंगा, रिवैल्यूएशन रिजर्व, आप लोग भी नोट कर लें, रिवैल्यूएशन रिजर्व 20,000। ये हो गई आपकी एंट्री। ये सीधा क्वेश्चन उठ के एग्जाम में आ सकता है 5 नंबर में, यहीं से तो क्वेश्चन आते हैं, और आते कहां से हैं।
विजय राज का भी हो गया, अच्छी बात है। बाकी बच्चे भी देखें। तो ये थी पहली बात। दूसरा मेथड तो बहुत ही आसान है, आपने देखा होगा। सेकेंड मेथड इज क्वाइट इजी। देख लीजिए सेकेंड मेथड में हमें क्या करना है। इस 55,000 को पूरी तरह से खत्म कर देना है। तो 55,000 हम खत्म करेंगे एक्युमुलेटेड डिप्शन टू पीपीई, टू पीपीई। अब जब ये खत्म करेंगे तो 1 लाख में 55 खत्म करेंगे तो 45 बचेगा, लेकिन मुझे 45 तो चाहिए नहीं, मुझे चाहिए 65। तो मैं 20,000 फिर रिवॉल्यूशन रिजर्व बना दूंगा, एंट्री 1 और एंट्री नंबर 2। जिन्हें लिखना हो दोस्तों इसे लिख लीजिए, ताकि हम इन डेज के दूसरे लेवल पे चलें। ये तो था पहली बात जिसके अंदर हम पता करते थे इनिशियल कॉस्ट और उसके बाद उसका रिवैल्यूएशन। अब हम लोग मूव करने जा रहे हैं दूसरा पार्ट, डिप्रेसिएशन। असल में पहले डिप्शन का ना अलग एस हुआ करता था, आपने शायद आईपीसी में पढ़ा भी हो। एस 6 हुआ करता था अलग से, एस 10 हुआ करता था अलग से, लेकिन अब ऐसा नहीं रहा, अब बदल दिया गया। अब दोनों को एक साथ कर दिया गया। जहां डिप्रेसिएशन है, जहां पीपी है वहीं डिप्शन है, जहां गैया वहां बछड़ुआ। हो गया सबका? तो चलिए डिप्रेसिएशन की बात करते हैं। और डिप्शन में नई बात बताई गई है, हालांकि अब वो एस 10 में भी आ गया है, लेकिन पहले वाले पुराने वाले एस से बड़ा ही इंप्रूवमेंट है। जरा ध्यान दीजिए। डिप्रेसिएशन, देखिए एक जनरल रूल जो डिप्शन का रहेगा वो सबसे पहले बताया गया है कि डिप्रेसिएबल अमाउंट, उम्मीद है डिप्रेसिएबल अमाउंट आप जानते हैं। डिप्रेसिएबल अमाउंट मतलब कैरिंग अमाउंट लेस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू अगर कोई है तो, ऑफ द एसेट शुड बी एलोकेटेड ऑन सिस्टमैटिक बेसिस। बेसिस नहीं बताया गया, सिस्टमैटिक बेसिस। हालांकि इसमें कुछ सजेशन दिया गया है कि आप स्ट्रेट लाइन ले सकते हैं, डब्ल्यूडीबी ले सकते हैं, प्रोडक्ट मेथड ले सकते हैं, कितना यूनिट प्रोड्यूस हुआ उसके बेसिस पे ले सकते हैं, लेकिन सिस्टमैटिक बेसिस होना चाहिए ओवर इट्स यूजफुल लाइफ, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। द डिप्शन चार्ज फॉर ईच पीरियड should be recognized in the PL profit and loss unless it is included in carrying amount of other asset। देखिए हम लोग पढ़ेंगे कई बार कुछ फिक्स्ड एसेट का या पीपी का जो डिप्रिसिएशन होता है वो कहीं और भी शामिल होता है, जैसे किसी और एसेट के कंस्ट्रक्शन में चला गया, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा, वो छोड़ दीजिए। अदरवाइज स्टेटमेंट ऑफ पीएल जो है उसके अंदर रिकॉग्नाइज किया जाएगा। तो ये दो बातें कहता है, एक तो डिप्शन कैसे करें और दूसरा करने के बाद क्या करें। कैसे करना है कि भाई अगर इनिशियल कॉस्ट है 1 लाख और हमें लगता है उसका एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू है 10,000, इसका मतलब डिप्रेसिएबल अमाउंट कितना हुआ 90,000। बेसिक बात है जो फाउंडेशन में भी पढ़ते हैं, 12th में भी पढ़ते हैं, 10th में भी पढ़ते हैं, सब जगह बात आती है, वही एस में लिखी हुई है। और इसकी यूजफुल लाइफ कितनी है, मान लीजिए यूजफुल लाइफ है 5 ईयर्स, ठीक है, लाइफ 5 ईयर्स है। तो इस 5 ईयर्स के अंदर इस 90,000 को एलोकेट करना है, इस 90,000 को इस 5 ईयर्स के अंदर एलोकेट करना ऑन ए सिस्टमेटिक बेसिस। मेथड एस नहीं बताएगा, लेकिन बेसिस सिस्टमेटिक होना चाहिए। क्या होना चाहिए वो बेसिस, यहां नहीं बोला गया, थोड़ा आगे बोला गया है। देखिए वो क्या होना चाहिए बेसिस, मैं इसके बारे में आपसे बात करता हूं। यहां बोला गया है, देखिए क्या कहता है ये कहता है कि डिप्रिसिएशन मेथड, थोड़ा सा आगे है, आगे के पेजेज में देख लेंगे आप।
shall reflect the pattern in which the assets future economic benefit are expected to be consumed by the entity। ठीक है, कि डिप्रिसिएशन का जो मेथड होगा shall reflect the pattern in which the assets future economic benefit are expected to be consumed by the entity। मैं जानबूझकर लिख नहीं रहा क्योंकि लिखने में ना बहुत समय लग जाता है, तो आपके पास अगर पेंसिल हो और स्टडी मटेरियल हो तो उस पर लिखते जाइए, वरना ये आप डाउनलोड कर सकते हैं सीए इंस्टीट्यूट से, आप उस पर भी देख सकते हैं। ठीक है, ये सीए इंस्टीट्यूट का स्टडी मटेरियल सीधा सीधा डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए, सिस्टमैटिक मेथड या सिस्टमैटिक बेसिस से क्या मतलब है? सिस्टमैटिक बेसिस से मतलब ये है कि डिप्रिसिएशन मेथड यूज शैल रिफ्लेक्ट द पैटर्न in which the assets future economic benefit are expected to be consumed by the entity। ठीक है, और सुनिए, जो भी आप मेथड अप्लाई करेंगे टू बी रिव्यूड एट लीस्ट इन ईच फाइनेंशियल ईयर, इन हर साल आपको रिव्यू करना है। एंड इफ देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि फ्यूचर में जो इकोनॉमिक बेनिफिट है उसमें पैटर्न में चेंज होने वाला है, द मेथड शुड बी चेंज टू रिफ्लेक्ट द चेंज पैटर्न। मतलब अगर पहले मान लीजिए बराबर बराबर बेनिफिट हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा, बेनिफिट धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो ये एकदम सही केस है कि आप एसएलएम से आप आ जाएं डब्ल्यूडीवी। ठीक है ना? या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि धीरे धीरे कम होगा, लेकिन ये तो बराबर बराबर बेनिफिट दे रहा है, तो सही केस है कि आप डब्ल्यूडीवी से कहां आ जाएं, एसएलएम। तो ये आपको देखना है। फिर से देखिए, द मेथड अप्लाइड शुड बी रिव्यूड एट एंड ऑफ एवरी ईयर इफ देयर इज एनी चेंज इन द एक्सपेक्टेड पैटर्न। यहां ये नहीं लिखा है कि अप्लाइड शुड बी अप्लाइड कंसिस्टेंटली, ये बात ध्यान देने की है। पहले लिखा होता था कि जो मेथड होगा वो कंसिस्टेंटली अप्लाई किया जाएगा, अब ऐसा नहीं लिखा हुआ। अब लिखा हुआ है कि रिव्यू एट एंड ऑफ एवरी ईयर, पैटर्न को आप हर साल देखिए, और कोई अगर चेंज आ रहा है देन द मेथड शुड चेंज टू रिफ्लेक्ट द चेंज पैटर्न। चेंज पैटर्न की बात है, ठीक है कि नहीं? आगे आइए, सच चेंज इन अकाउंटिंग फॉर चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट इन अकॉर्डेंस विथ इंड एस 8। और हम लोग पढ़ेंगे एक इंड एस 8 है, जैसे वहां पे एस था ना हमारा 5 चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट, ऐसे यहाँ पे इंड एस 8 है जो कहता है कि अगर कभी ऐसा बदलाव हुआ तो हम इसको चेंज इन एस्टिमेट के अनुसार बात करेंगे। याद रहेगा मित्रों? ध्यान रहेगा ये बात? चलिए थोड़ा सा इसमें और देख लीजिए, एक छोटा सा पॉइंट है। एक्सप्लेनेशन है, बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, बट आप देख लीजिए, पूरा स्टडी कवर तो कम से कम होना ही चाहिए। कि कई सारे मेथड हम ले सकते हैं, मेन तो स्ट्रेट लाइन है, डिमिनिशिंग है, और यूनिट प्रोडक्शन मेथड है। ठीक है, द मेथड सेलेक्टेड शुड क्लोजली रिफ्लेक्ट द एक्सपेक्टेड पैटर्न ऑफ कंजम्पशन ऑफ द फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट एम्बेडेड इन द एसेट। मतलब मेथड ऐसा लीजिए जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट जैसे ऐसे में आ रहा है आप उसकी बात कीजिए। अप्लाई कंसिस्टेंटली करना है, लेकिन अगर चेंज इन पैटर्न होगा तो आपको ये देखना पड़ेगा, और हर साल ये बात हमें देखनी है। एक नई बात है बेटा, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। और ये बात क्या है सर? इफ यू चेंज आवर मेथड ऑफ डिडक्शन व्हाट अबाउट कंसिस्टेंसी? गौर से देखिए, कंसिस्टेंसी रखनी है, लेकिन एक बात बताइए, यूज का पैटर्न बदल गया है और आप कंसिस्टेंसी के नाम पे ट्रू एंड फेयर नहीं बना रहे हैं। आपका एसेट किसी और तरीके से इकोनॉमिक बेनिफिट का फ्लो देने की कोशिश कर रहा है, और आपने एक बार जो शुरू में तय कर लिया उसको आप चेंज नहीं करना चाह रहे हैं, क्या ये उचित होगा? फिर क्या फायदा ट्रू एंड फेयर बनाने से? भाई डिप्रिसिएशन का मेथड तो इकोनॉमिक बेनिफिट के पैटर्न के मुताबिक कंज्यूम होना चाहिए ना।
इसीलिए ये बात कही गई है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं हरीश परमार जी आपको आपका आंसर मिल गया होगा और समझ पाए तो बेटा आप थम्स अप कीजिए, नहीं समझ पाए तो मैं फिर बताऊंगा। एक नया क्वेश्चन अराइज हो सकता है यहां पे कि हम कई दफा इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब ये समझ लेते हैं कि उसकी वैल्यू, कि कितनी सेल होगी, है ना। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब सेल समझ लेते हैं। एस कहता है नहीं, गौर से देखिए, द प्रोडक्शन डिप्सन मेथड बेस्ड अपॉन रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड फ्रॉम रेवेन्यू फ्रॉम द एक्टिविटी दैट इंक्लूड द यूज ऑफ एसेट इज नॉट अप्रोप्रिएट। रेवेन्यू क्यों अप्रोप्रिएट नहीं है? क्योंकि रेवेन्यू जो होता है दोस्तों, वो केवल किसी एसेट्स के चलते नहीं होता, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं जो उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे आप रॉ मटेरियल क्या लगा रहे हैं, उसकी प्रोसेसिंग कितनी कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं, सेलिंग एक्टिविटीज कितनी कर रहे हैं, मार्केट कंपटीशन कैसा है, प्राइस क्या रख रहे हैं, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। तो यहां पे जो मेरा मतलब है इकोनॉमिक बेनिफिट से, वो इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब सेल्स नहीं है। इकोनॉमिक बेनिफिट का मतलब उससे होने वाले नेट गेन से है, उससे मिलने वाले फायदे की बात की है, सिर्फ सेल्स की बात नहीं है। मैं कहता हूं उससे मिलने वाले यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन या सर्विसेज से है। तुम क्या यूनिट प्रोड्यूस करेंगे? तो हो सकता है किसी साल हमने अपना बिजनेस जमाना हो तो सस्ता कर दिया, किसी साल कंपटीशन नहीं है तो महंगा कर दिया, ऐसा पॉसिबल है? तो यूनिट तो वही रही, लेकिन दाम बढ़ गया या घट गया। ठीक है, तो इसीलिए रेवेन्यू के बेसिस पे जो आप करेंगे, एस कहता है कि वो बहुत अच्छा मेथड नहीं माना जाएगा, उसके बारे में आप ना करें तो ही अच्छा है। ठीक है दोस्तों, चलिए और भी कुछ बातें बतानी हैं। फिर हम लोगों ने पहली लाइन में क्या देखा था? पहली लाइन में हम लोगों ने देखा था कि सिस्टमैटिक ओवर द यूजफुल लाइफ, एक वर्ड इस्तेमाल किया गया था, नहीं? जरा वहां लौट के आइए, ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। तो मैं यहां थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि यूजफुल लाइफ इज नॉट द फिजिकल लाइफ ऑफ एन एसेट। भाई कंप्यूटर वगैरह का फिजिकल लाइफ तो 50 साल है, लेकिन यूजफुल लाइफ तो बहुत ही कम है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट जो है बेसिकली उसके यूज से ही आता है, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे कमर्शियल एब्सोलेसेंसी होना। कंप्यूटर लैपटॉप में तो जनरली नई टेक्नोलॉजी आती है, पुरानी खत्म हो जाती है। वियर एंड टियर, ठीक है ना। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जिसके चलते इकोनॉमिक लाइफ में फर्क पड़ता है या यूजफुल लाइफ में फर्क पड़ता है, तो वो सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है ना, क्या एक्सपेक्टेड यूज है वो देखना पड़ेगा, वियर एंड टियर देखना पड़ेगा। रिपेयर मेंटेनेंस आप मन से करते हैं तो ज्यादा चलेगा, लेकिन आपके यहाँ कोई रिपेयर मेंटेनेंस केयर का प्लान नहीं है तो कम चलेगा। टेक्नोलॉजी में परिवर्तन का फर्क पड़ सकता है। कई बार लीगल लिमिट भी होती है, जैसे दिल्ली के अंदर कमर्शियल व्हीकल 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकते, जबकि रियल में कमर्शियल व्हीकल के चलने की लाइफ 10 साल से भी ज्यादा होती है। तो इस तरह की चीजों का आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। और अगर किसी कारण से यूजफुल लाइफ, गौर से सुनिएगा, यूजफुल लाइफ या डिप्रिसिएशन मेथड में चेंज होता है, यूजफुल लाइफ या डिप्सन मेथड में चेंज होता है, या रेसिडुअल वैल्यू में चेंज होता है, तो दोस्तों क्या करेंगे जरा वो सुन लीजिए। इसी पे क्वेश्चन बनता है। इफ एनी चेंज इन depreciable amount भाई ये क्यों होगा? ऐसा करते हैं, एनी चेंज इन depreciable amount due to change in एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू। ये लिखना है दोस्तों, एक कॉपी पेन साथ रखिए, प्रैक्टिकल तो करना पड़ेगा ना भाई।
केवल थ्योरी पढ़ने से तो एएस होना ही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ये, चाहे प्रैक्टिकल पेपर है ये, एग्जाम में आना तो केवल प्रैक्टिकल ही है। और रिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन या इम्पेयरमेंट, कई कारण हो सकते हैं जिसके चलते डिप्रेसेबल अमाउंट बदल सकता है। ऊपर वाला अमाउंट बदल जाए या नीचे वाला अमाउंट बदल जाए, फर्क तो पड़ना है। 1 लाख इनिशियल कॉस्ट थी लेकिन रिवोल्यूशन हो गया तो भी फर्क पड़ेगा। या चेंज इन मेथड ऑफ डिप्रिसिएशन, अब हमने डिप्सन अलग करने का सोचा, स्ट्रेट लाइन की बजाय डब्ल्यूडीबी या डब्ल्यूडीबी की बजाय स्ट्रेट लाइन का सोचा। या फिर चेंज इन यूजफुल लाइफ। भाई यूजफुल लाइफ हमने सोचा था कि 10 साल चलेगा, लेकिन 2 साल के बाद ऐसा लगता है 5 साल और चलेगा। या हमने सोचा था 5 साल चलेगा लेकिन 4 साल के बाद लगता है अभी 2 साल और चलेगा। तो कई बार बढ़ भी जाता है, कई बार कम भी हो जाता है। तीनों ही केस में आपके सामने रख दिया, डिप्रेसेबल अमाउंट बदल जाए, मेथड बदल जाए या चेंज इन यूजफुल लाइफ हो जाए। तीनों ही केसेज में रूल क्या है? रूल है रिमेनिंग डिप्रेसिएबल अमाउंट इज allocated over रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। देखिए आप कहेंगे सर अब पूरा क्यों नहीं लिखवा रहे हैं? बेटा पूरा लिखोगे ना तो बहुत ज्यादा हो जाएगा और लिखने में समय बहुत व्यर्थ जाएगा। इसीलिए मैं एक आइडियल सिचुएशन मैंने बनाया। स्टडी तो वैसे भी आपको पढ़ना ही है, आप सब जानते हैं स्टडी पढ़े बगैर किसी सब्जेक्ट में कुछ नहीं हो सकता। तो स्टडी को भाई रखिए और उसके जो मेन कंटेंट्स है, जो स्टडी से कुछ ड्राइव किया हुआ है, वो मैं अलग लिखवा दूंगा। तो अपनी कॉपी को स्टडी के साथ पढ़ेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्वेश्चन करना है कॉपी पे, उससे संबंधित कुछ बातें कॉपी पे करनी है और स्टडी तो देखना ही है। स्टडी में मार्क भी करा दे रहा हूं, तो इससे क्या होगा कि आपका मेहनत कम होगा, मेरा मेहनत कम होगा और पूरी स्टडी भी इसी बहाने कवर हो जाएगी। आपको पता चल जाएगा सर ने कुछ छुड़वा तो नहीं दिया। अगर ऐसा हो गया गलती से तो आप खुद से उसको पढ़ लेना, वैसे तो छुड़वाऊंगा नहीं मैं, कुछ ऐड ही होगा, स्टडी में कुछ छोड़ा नहीं जाएगा, भले 1800 पेज क्यों ना हो, करना तो सब है। तो सबने लिखा ही है कि अगर डिप्रेसेबल अमाउंट में कोई चेंज हो जाए, मेथड ऑफ डिप्शन में कोई चेंज हो जाए या चेंज इन यूजफुल लाइफ हो जाए, तो रिमेनिंग डिप्रेसेबल अमाउंट जो है वो एलोकेट करना है ओवर रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। इसको कई बार लोग बोलते हैं प्रोस्पेक्टिवली। पहले क्या था, रेस्ट्रो इफेक्टिव होता था कि भाई अगर 2010 से हम डब्ल्यूडीबी लेके चल रहे हैं और 2015 में स्ट्रेट लाइन पे आए, तो 2010 से फिर से डिप्शन कैलकुलेट करते थे। आपने फाउंडेशन में पढ़ा होगा बहुत सारे क्वेश्चन, या सीए इंटर में भी पढ़ा होगा, या हो सकता है 10+2 में भी पढ़ा हो। वो सब अब छोड़ दीजिए, ठीक है, वो सब अब छोड़ दीजिए। अब सब कुछ प्रोस्पेक्टिव है, पीछे जाने की जरूरत नहीं है। जो बीत गई सो बात गई, जो बीत गई सो बात गई, हमें उसे कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए अब इस पे क्वेश्चन करते हैं मित्रों। इस पे कई सारे क्वेश्चन आपके इंस्टीट्यूट ने बना रखे हैं। एक तो ये देखिए S7, या और कोई देख लेते हैं, यही देखिए S6, S6 से शुरुआत करते हैं। ये चेंज है यूजफुल लाइफ। एक एसेट जिसकी इनिशियल कॉस्ट थी 10,000, यूजफुल लाइफ थी 10 साल और स्टेबल वैल्यू हमने सोचा था 2 साल के बाद हमें लग रहा है कि भाई अब रिमेनिंग यूजफुल लाइफ सिर्फ 4 है, तो 2 और 4 कितना हो गया, 6 है। पहले दूसरे साल हमें कोई बात नहीं हुई, लेकिन जब काम करना शुरू किया तब अब 4 है। तो बताइए क्या मुझे अब फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑनवर्ड डिप्शन बता सकते हैं? आंसर लिख के बताइए। खबरदार जो किसी ने स्टडी देखा, स्टडी नहीं देखना है बेटा, खुद से बनाना है। शुरू हो जाइए।
फर्स्ट ईयर का डिप्शन तो सब लोग बता सकते हैं, 10,000 माइनस 2,000 डिवाइड बाई 10। सेकेंड ईयर का भी वही होगा। मेन बात है थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। आप मुझे दो आंसर बताइए कि फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में क्या होगा और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स क्या होगा, दो बताइए मुझे। महक बता रहे हैं कि फर्स्ट ईयर में तो सेकेंड ईयर में तो 800 होगा और उसके बाद से 1600 होगा। हरीश भी यही बता रहे हैं। और भी कुछ आइए भाई, मूड बना के। मैं क्लियर कर दूं, ये जो क्लास चल रही है सीए फाइनल और सीएमए फाइनल की चल रही है, तो इसमें अगर कोई इंटर के विद्यार्थी हो या कोई फाउंडेशन के विद्यार्थी हो तो प्लीज ना करें। वो अपनी लिए जो रिलेवेंट वीडियो है टॉपर क्लासेस पे आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी इंटर और फाउंडेशन के लिए, उसे करें। अपना समय व्यर्थ ना करें, सीरियस पढ़ाई होने दीजिए यहाँ पे, और आप भी सीरियस पढ़ाई कीजिए। चलिए, अच्छा लगा। देखिए, लाइव क्लास का ही फायदा है कि आप सब लोगों ने जवाब बताया, कोशिश करी। ये पॉसिबल नहीं हो पाता है रिकॉर्डेड क्लास में। आइए शुरू करें। कौन सा था क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 6 है। सी स्टडी का क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन नंबर 6 डालिए। आप कभी भी खोज सकते हैं, अपने स्टडी में जाके पलट के खोज सकते हैं। देखिए, अगर हम डिप्रिसिएशन की बात करें फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर की, तो 10,000 कॉस्ट थी, 2,000 रेसिडुअल वैल्यू है। 10 माइनस 2, ये तो हम लोग 11-12 से सीखते आ रहे हैं, और 10 साल लाइफ है। तो आपने सही बताया 800 पर एनम, क्योंकि टोटल रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी, सॉरी टोटल डिप्रिसिएबल अमाउंट कितना था? 8,000। 8,000 को 10 साल में बांटना है तो आपने बांट दिया। चलिए, अमित, आशीष, मोतियान और अभिषेक सभी बच्चों का जवाब आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब हम आपसे बात करते हैं डिप्रेसिएशन फॉर थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। ये देखिए, 8,000 था टोटल, जिसमें से 800 गुने 2 हमने गायब कर दिया है, तो रिमेनिंग डिप्रेसिएबल अमाउंट 64 है। और अब हमें लगता है सिर्फ ये 4 साल चलेगा। इसका मतलब 1600 पर एनम की बात आपको करनी है। 1600 रुपए पर एनम की बात आपको करनी है। तो अब बच्चों ने बिल्कुल सही बताया था, सभी बच्चों ने सही बताया था। और क्यों नहीं बताओगे? फाइनल में पहुंच चुके हो भाई, ऐसे थोड़े ना पहुंचे हो। आ जाओ, एक ये देखो, अब की बार पढ़ते हैं चेंज इन मेथड। ये पढ़ते समय आपको नए वाले AS10 का एहसास होगा। बिल्कुल AS10 जैसा ही है, कोई बहुत मेजर फर्क नहीं है। एक आध बातों में अंतर है जिसके बारे में बात करेंगे हम लोग। पढ़िए, एन एंटिटी एक्वायर एन एसेट 3 years ago at a cost of 5 million. The Debson method adopted for the asset as 10% reducing balance method. At the end of year 3, the entity estimates the remaining useful life of asset is 8 years and determines to adopt a straight line method from that date so as to reflect the revised estimated pattern of the recovery of economic benefit. है ना? So the necessary treatment in accordance with Ind AS 16. ठीक है दोस्त? करेंगे इसको? $5 million था, 10% के हिसाब से हम रिड्यूसिंग बैलेंस से चार्ज कर रहे थे। तीन साल तक, 3 साल जब हो गया या एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, यानी कि 2 साल का डिप्शन हुआ है, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ हम अभी मान रहे हैं कि 8 साल है,
और अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड पे जा रहे हैं, क्योंकि हमें लग रहा है कि एस्टिमेटेड पैटर्न जो था वो किसी और तरह का था। तो क्या आप मुझे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स का बता सकते हैं डिप्सन? बताइए तो। फर्स्ट ईयर का मेरी तरफ से रख लीजिए 5 मिलियन का 10%, और सेकेंड ईयर का भी रख लीजिए बचे हुए का 10%, लेकिन थर्ड के आप आगे बताइए। अब की बार मेथड हम चेंज कर रहे हैं, और याद रहे आप चेंज इन मेथड करने का एक ही तरीका है, अगर आपको लगता है कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स का पैटर्न बदल रहा है तो ही चेंज कर सकते हैं, और कोई चेंज करने का कारण नहीं है। बताइए फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स। मित्रों, अगर आपके और भी कोई दोस्त हो जो सीए फाइनल में हो तो उनको ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा, या उनको बता दीजिएगा ये क्लासेज यहाँ चलती है 2 से 5:30, तो वो बच्चे भी ज्वाइन करके बेनिफिट ले सकते हैं। अपनी दोस्ती निभाइए, कोरोना टाइम में, लॉकडाउन के टाइम में ये बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अपने दोस्तों को भी बता दीजिएगा ताकि वो लोग भी फायदा उठा सकें इसका। हम कुछ बहुत नहीं करने वाले, हम आपकी स्टडी मटेरियल बेटा आपसे डिस्कस करने वाले हैं, और जहां एज ए टीचर, एज ए मेंटर मुझे इनपुट की जरूरत होगी वहां इनपुट दूंगा। स्टडी तो जरूर बताऊंगा, जहां इनपुट की जरूरत होगी वहां मैं इनपुट दूंगा। बेकार का ज्ञान कोई आपको नहीं दिया जाएगा जो एग्जामिनेशन में काम ना आए। एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ाई है, इस बात का हमें ध्यान देना है। उसके लिए जितनी भी नॉलेज है उसमें से कोई भी नहीं छोड़ा जाएगा। इसी बीच महक का आंसर आ गया है कि सर फर्स्ट ईयर में होगा 5 मिलियन, 0.5 मिलियन, सेकेंड ईयर में 0.45, और थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स भी बता रहे हैं 0.45। और कोई 1-2 बच्चे आ जाएं तो मैं बताऊं। सर ये एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर है या फोर्थ ईयर है? मुझे तो एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर लग रहा है। ठीक है कि नहीं? जो क्वेश्चन लिखा है उसके अनुसार तो यही है। तो मुझे तो पढ़ के ऐसा लगता है कि थर्ड ईयर का मेथड ऑफ डिप्शन भी चेंज करना है। हालांकि मैं देख रहा हूं आंसर में उन्होंने फोर्थ ईयर से चेंज किया है, जो मुझे लगता है उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ वर्ड है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर एंटिटी एस्टिमेट करती है रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 8 साल है, और डिटरमिन टू अडॉप्ट द स्ट्रेट लाइन मेथड फ्रॉम द डेट सो दैट टू इन विशेष। तो यहाँ पे जो आंसर है उसके अनुसार से उन्होंने ये माना है कि भाई थर्ड ईयर के लास्ट में ही हम अपना मेथड चेंज कर रहे हैं। मुझे तो यही लग रहा है। तो आइए मैं शुरू करता हूं। क्वेश्चन नंबर है 7, ये इलस्ट्रेशन नंबर है 7। जैसे कि हम देख सकते हैं हमारी इनिशियल कॉस्ट है कितनी है? 5 मिलियन। तो डिप्शन हम स्ट्रेट लाइन के हिसाब से करें, सॉरी डब्ल्यूडीबी के हिसाब से, फर्स्ट ईयर में 10%, तो स्ट्रेट लाइन में डब्ल्यूडीबी आंसर तो सेम ही आना है, इसमें कहां फर्क पड़ता है? 4.50 मिलियन। आ जाओ।
फिर डिप्शन करते हैं 10%, 4.5 का 10%, तो ये हो गया कैरिंग अमाउंट एट एंड ऑफ सेकेंड ईयर। $4.05 मिलियन। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है कि भाई सेकेंड ईयर का डिप्शन तो हो गया है, थर्ड ईयर जब हम डिप्शन करने गए तो हमने क्या पाया कि 8 ईयर्स और चलेगा। तो देखने की बात है कि डिप्शन कब कैलकुलेट होता है, साल के लास्ट में या साल के शुरू में? डिप्शन तो साल के लास्ट की चीज है, तो साल के लास्ट में ही अगर ये एट द एंड ऑफ 3 ईयर की बात कर रहा है तो थोड़ा सा आंसर में चेंज करना चाहूंगा, नहीं तो मैं क्वेश्चन चेंज करना चाहूंगा। दोनों में से कोई एक बात दोस्तों करनी पड़ेगी, ठीक है कि नहीं? तो ध्यान दीजिए, method of depreciation is changed from थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स, मतलब थर्ड ईयर भी शामिल कर लिया। तो ऐसे सिचुएशन में 405 मिलियन बचा हुआ है, और एक तो ये साल और 8 और, ठीक है ना? 4.05 डिवाइडेड बाई 9, तो मुझे लगता है पर एनम ये डिप्रिसिएशन चार्ज होना चाहिए, क्योंकि यही तो बोला है। दिस शुड बी द डिप्शन चार्ज पर एनम। तो हरीश ने मुझे आंसर बताया है फ्रॉम द एंड ऑफ थर्ड और फोर्थ, मेरे ख्याल से थर्ड। अभिषेक ने आंसर बताया है स्टडी मटेरियल के मुताबिक आप सही हैं। आइए मैं दोनों ऑप्शन दे देता हूं। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज चेंज्ड फ्रॉम फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स। तो ऐसे में थर्ड ईयर का डिप्शन होगा 4.05 का 10%, 0.405, और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड होगा 4.05 माइनस 405 डिवाइडेड बाई 8 ईयर्स। तो देखिए ये तो एक फैक्चुअल बात है, ये कॉन्सेप्चुअल कोई बात नहीं है। लैंग्वेज के हिसाब से लग रहा है कि थर्ड ईयर की बात है, ठीक है कि नहीं? और मुझे लगता है कि थर्ड ईयर ही होना चाहिए, लेकिन स्टडी में इन्होंने कहा कि नहीं, थर्ड ईयर का होने के बाद है ना? आफ्टर थर्ड ईयर डिप्शन इज चार्ज, थर्ड ईयर डिप्रिसिएशन इज चार्ज। तो ये थोड़ा सा फर्क आ जाएगा, वो आप देख लीजिएगा, ठीक है? उम्मीद है आप सब समझ पाए। चलिए, अब ये तो हो गई बात कि अगर मेथड चेंज हो रहा हो तब क्या करेंगे, लेकिन मुझे आपको कुछ और भी बातें बतानी है।
जिसमें से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट वाइज, वो थोड़ा रुक के बताएंगे। एक दो बातें और बता देना चाहता हूं, तब आगे चलेंगे। जरा लिखिएगा, लिखिएगा नहीं बल्कि देखिएगा। कि डिप्सन की शुरुआत कब से होनी चाहिए। इंडेस कहता है कि व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज एट द लोकेशन एंड कंडीशन नेसेसरी फॉर द कैपेबिलिटी ऑफ ऑपरेशन इन द मैनर इंटेंडेड बाय द मैनेजमेंट, कि मैनर जिस तरीके से मैनेजमेंट उसको यूज करना चाहता है, जब ये उसके लिए अवेलेबल फॉर यूज हो जाए, रेडी फॉर यूज हो जाए, तो मुझे लगता है तब से आपको डिप्सन चार्ज करना चाहिए। एक्चुअल यूज इज नॉट नेसेसरी, एक्चुअल यूज डेट इज नॉट नेसेसरी। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई एसेट खरीदा और एसेट मान लीजिए आपकी कंपनी में जनवरी में आ गया, लेकिन अभी उसका यूज नहीं था, ऐसे स्टैंड बाय में पड़ा रहा, सब कुछ तैयार है लेकिन आपका प्लान नहीं अभी उसको इस्तेमाल करने का, और आपने उसको 1 अप्रैल से शुरू किया, तो डिप्सन 1 अप्रैल से नहीं होगा। डिप्सन कहां से चालू हो जाएगा? हाँ जी, डिप्सन शुरू हो जाएगा फ्रॉम द डेट व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। लेकिन एक दूसरा एग्जांपल बताते हैं। मान लीजिए आप एसेट खरीद के लाए, उसका प्लेटफॉर्म बनवाना है, अभी प्लेटफॉर्म बन रहा है और उसको बनाने में 3 महीने लग गए। एसेट आ चुका है लेकिन प्लेटफॉर्म बन रहा है। अब जब तक प्लेटफॉर्म नहीं बनेगा, फिक्स नहीं हुआ, तब तक अवेलेबल फॉर यूज नहीं है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में जब तक प्लेटफॉर्म नहीं बना, ये उस पर स्टेब्लिश नहीं हुआ, तब तक डिप्सन चालू नहीं होगा। तो कमेंसमेंट ऑफ डिप्सन के लिए बच्चे आपको याद रखनी है कि व्हेन इट इज अवेलेबल फॉर यूज। ठीक है दोस्तों। और सीजेशन कब बंद होगा भाई? क्या डिप्सन अनंत काल तक चार्ज करते रहेंगे? नहीं, डिप्सन तब सीज हो जाएगा जब ये एसेट हेल्ड फॉर सेल हो जाएगा। और हेल्ड फॉर सेल की अकाउंटिंग के लिए हम लोग पढ़ेंगे बहुत जल्दी ही इंड AS 105। जो एसेट अब तय कर दिए गए हैं कि अब इसको सेल आउट करना है, डिस्पोजल के लिए हमने रखा हुआ है, तब हम इसको AS 5 के अनुसार अकाउंट करेंगे और यहां पे सीजेशन बंद हो जाए, मतलब डिप्सन बंद हो जाएगा। या कोई एसेट डिरिकॉग्नाइज हो जाए, मतलब एसेट टूट फूट जाए, एसेट सेल कर दी जाए, या ऐसी कोई बात हो जाए। लेकिन पढ़िए, बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट है। अगर एसेट आइडल पड़ा है या एसेट रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज है तो डिप्सन नहीं रुकेगा। रिटायर फ्रॉम एक्टिव यूज के बाद भी डिप्सन होता रहेगा। आइडल पड़ा है, 1 साल इस्तेमाल नहीं हुआ, तब भी इस पर डिप्सन चार्ज होता रहेगा, जब तक कि एसेट फुल्ली डिप्रिसिएटेड ना हो जाए, मतलब जब तक डिप्रिसिएबल वैल्यू खत्म ना हो जाए। हाँ, एक मेथड है जिसमें डिप्सन 0 हो सकता है। अगर आपने यूसेज मेथड ऑफ डिप्सन लिया है, प्रोडक्ट मेथड ऑफ डिप्सन लिया है, और किसी कारण से किसी साल प्रोडक्शन नहीं हुआ, मान लीजिए कि कोई कार है और जो हम यूज मेथड से करते हैं कि 3 लाख चले गई है, 3 लाख किलोमीटर, और किसी कारण से 1 साल हमने कार बिल्कुल नहीं चलाई, और हम मेथड वही ले रहे हैं, यूजफुल लाइफ के हिसाब से नहीं ले रहे हैं, मेथड हम ले रहे हैं यूनिट मेथड से, तो उसमें बच सकता है। कोई मशीन है जिसमें लगता है 1 लाख यूनिट बनेगा और किसी कारण से किस साल प्रोडक्शन नहीं हुआ, किस साल ज्यादा हुआ, किस साल कम हुआ, तो वहां पे 0 आ सकता है, बिकॉज देयर इज नो प्रोडक्शन। तो उस एबनॉर्मल केस में ऐसा आ सकता है। लेकिन जहां पे आप यूनिट मेथड इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, स्ट्रेट लाइन या WDV ले रहे हैं, और तब अगर एसेट से कोई प्रोडक्शन नहीं हुआ, आइडियल पड़ा हुआ है, तो ऐसे सिचुएशन में डिप्सन तो चार्ज हो के रहेगा, डिप्सन मानेगा नहीं, डिप्सन तो चार्ज होगा। ठीक है। एक बात और पढ़नी है, ये भी मुझे बहुत अच्छा लगा, आप भी पढ़िए। देखिए, कई बार क्या होता है कि रेसिडुअल वैल्यू किसी कारण से बढ़ने लगता है और वो एसेट के कैरिंग अमाउंट के बराबर या ग्रेटर हो जाए। जैसे मान लीजिए कि एसेट थी 1 लाख की, रेसिडुअल वैल्यू थी 5,000 की, समझ रहे हैं? तो हम चार्ज करते 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 आ रहे हैं और हम आ चुके हैं 15,000 पे। अब ये जो एसेट है इसकी रेसिडुअल वैल्यू किसी कारण से मार्केट में बढ़ गई
हमें ऐसा लगता है कि एस्टिमेटेड रिसीवेबल वैल्यू 15,000 है, उससे ज्यादा है, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में डेप्सन चार्ज नहीं होगा। मतलब अगर किसी एसेट का कैरिंग अमाउंट उसके एस्टिमेटेड रिसीवेबल वैल्यू से बराबर या उससे भी कम हो जाए तो अब क्या डेप्सन चार्ज करोगे? इसका मतलब डिप्रेसेबल अमाउंट है ही नहीं, क्योंकि डिप्रेसेबल अमाउंट में क्या खूबी है, कैरिंग अमाउंट माइनस एस्टिमेटेड रिसीवेबल वैल्यू। अब कैरिंग अमाउंट है 15, रिसीवेबल वैल्यू है 5, तब तो डेप्सन चार्ज होगा। लेकिन कैरिंग अमाउंट है 15 और रिसीवेबल वैल्यू है 15 या 16 या 17, अब क्या डेप्सन चार्ज करोगे जी? इसमें डेप्सन चार्ज करने के लिए क्या बच गया? तो ऐसे सिचुएशन में हम डेप्सन चार्ज नहीं करेंगे, ठीक है। आगे आइए, लेकिन रीवैल्यूएशन से ऐसा नहीं है। डेप्सन इज रिकॉग्नाइज्ड इवन इफ द फेयर वैल्यू ऑफ एसेट एक्सीड इज कैरिंग अमाउंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर किसी साल आपने अपने एसेट्स का रिवैल्यूएशन कर दिया तो क्या उस साल डेप्सन हम नहीं चार्ज करेंगे? बिल्कुल करेंगे। 50,000 की एसेट थी, रिवैल्यूएशन करके 70 हो गई, मैनेजमेंट कहता है कि इसमें डेप्सन की क्या जरूरत है ना। आप 50 से 70 करके 20 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट मान लीजिए, मैं कहां मना कर रहा हूं, गो फॉर द रिवैल्यूएशन रिजर्व। लेकिन अब डेप्सन चार्ज होगा 70,000 से, क्योंकि उसका रिसीवेबल वैल्यू तो वही 5,000 है। पता नहीं मैं ये बात तब तक पहुंचा पाया कि नहीं। मान लीजिए एक एसेट था 1 लाख का, रिसीवेबल वैल्यू थी 5, घटते 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 ये 50 आ गया है। अब हमने इसका रिवैल्यूएशन किया, रिवैल्यूएशन हो गया 70, लेकिन इसका रिसीवेबल वैल्यू अभी भी वही है। फेयर वैल्यू आज की तारीख में हो गया 70, 5 साल के बाद रिसीवेबल वैल्यू 5 है। एस कहता है कि अब यहां से डेप्सन शुरू होगा। 20 का प्रॉफिट मान लीजिए, हमें कोई वो दिक्कत नहीं है, लेकिन डेप्सन यहां से चालू होगा। उम्मीद है मैं आप तक पहुंच पाया। अगर पहुंच पाया तो मुझे थम्स अप दीजिए। दोस्तों मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं सोए हुए बच्चों को नहीं पढ़ा रहा। हाँ जी बताइए जरा। एक एसेट जिसकी इनिशियल कॉस्ट थी 100, डेप्सेट होते 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 50 पे आ गया, लेकिन उसकी रेसिडुअल वैल्यू थी 5। अब अगर उसकी एसेट की वैल्यू बढ़ के मान लीजिए 70 हो गई तो क्या हम डेप्सन चार्ज नहीं करेंगे? मुझे बताइए। अभिषेक ने कहा सर समझ आ गया, चार्ज करेंगे, हम डेप्सन जरूर चार्ज करेंगे, ठीक है। कब नहीं चार्ज करेंगे? यहां डेप्सन चार्ज होगा। कब नहीं करेंगे वो सुनिए। 100 थी, घटते 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 50 से 15 आ गई, रेसिडुअल वैल्यू थी 5, और किसी कारण से मार्केट में उस तरह की चीजों अब नहीं मिल रही है तो इसकी वैल्यू बढ़ के 5 या 16 या 17 या 20 हो गई। अब डेप्सन नहीं चार्ज होगा। समझा सबने? तो रेसिडुअल वैल्यू बढ़ के कैरिंग अमाउंट से ऊपर हो जाए तो चार्ज नहीं होगा, लेकिन अगर फेयर वैल्यू बढ़े तो डेप्सन चार्ज होगा, बल्कि बढ़े हुए फेयर वैल्यू पे डेप्सन चार्ज होगा। और हम चाहें तो रिवॉल्यूशन रिजर्व को उससे एडजस्ट कर सकते हैं। कल हमने पढ़ाया था सेकंड वीडियो में, आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करता हूं ये बात भी मैं आप तक पहुंचा पाया। तो आइए अब एक बहुत ही अच्छी सी बात पढ़ाने जा रहे हैं हम आपको, जो पुराने समय में नहीं हुआ करता था। ये इंप्रूवमेंट है इंड एस का, और वो है कंपोनेंट वाइज डिप्रेसिएशन। कंपोनेंट वाइज डिप्रेसिएशन ये इस एस की नई चीज है। आइए दोस्तों आप सब लोग इस बात को देखें जरा। ये है कंपोनेंट वाइज। इसका थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। असल में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी मशीन हैं जिसमें जो हमारे कंपोनेंट होते हैं या उसके पार्ट्स होते हैं, सबकी यूजफुल लाइफ बराबर नहीं होती। कुछ ज्यादा चलता है, कुछ कम। जैसे आप एसी देख लो, एसी की बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्रेसर। कंप्रेसर जनरली 5-6 साल के बाद फूक जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन एसी तो लंबा चलता है। अब अगर एसी 50 लाख का है, 50,000 का है, तो 20,000 तो कंप्रेसर का ही होता है, 20,000 तो कंप्रेसर का ही होता है। तो इसमें यह बात आपको ध्यान देनी पड़ेगी। चलो मैं कुछ और बड़ी बात करता हूं। जैसे कि हवाई जहाज है, तो हवाई जहाज में 2 बातें, एक तो एयर फ्रेम और एक उसका इंजन।
ये हो सकता है कि इंजन की लाइफ उतनी ना हो जितनी एयरफ्रेम की। एयरफ्रेम तो एक बार बन गया तो बन ही गया, लेकिन इंजन की तो इफिशियंसी है। बीच में रास्ते में रुक गया तो कैसे होगा? मुझे तो हमेशा ही डर लगा रहता है, जब भी मैं हवाई जहाज से जाता हूँ मुझे बड़ा डर लगता है। मुझे हमेशा पता नहीं खराब ख्याल आता है कि जैसे किसी कार या बस में हम जा रहे हैं और इंजन में खटपट होती है कि या कुछ चक्का वगैरह कुछ गड़बड़ होता है तो कार को थोड़ा साइड में लगा लेते हैं, ड्राइवर साहब साइड में लगाइए, देखते हैं। हवाई जहाज में कैसे साइड में लगाएंगे? और कई तो मतलब हवाई जहाज के इंजन ऐसे घो घो करते हैं कि पता नहीं क्या हो, बड़ा तेज साउंड करते हैं। तो मुझे हमेशा डर लगता है। बाद में मुझे किसी ने बताया कि सर वहां पे ना दो दो इंजन होता है, अगर एक फेल हो जाए तो भी एक चलेगा। और मैं कहता हूं दोनों फेल हो जाए फिर तो राम नाम सत्य है। तो इसीलिए हवाई जहाज में इंजन को जल्दी बदल दिया जाता है। अब सपोज कीजिए एक हवाई जहाज, बिग बॉडी हवाई जहाज है जो 800 करोड़ की है, हालांकि शायद इससे ज्यादा का ही होता होगा, जिसमें इंजन है लेट सपोज 500 करोड़ का और बॉडी है 300 करोड़ की। अब इसकी जो लाइफ है इसकी लाइफ से अलग है। लेट सपोज इसकी लाइफ है 5 ईयर्स, ये चलो 10 ईयर्स मान लेते हैं, लेकिन इसकी लाइफ है 15 ईयर्स। तो अब इंड एस ये कहना चाहता है कि देखो अगर हम इसकी डिप्शन सीधे बात करें तो ये तो गलत हो जाएगा। तो पुराने जमाने में भी जब कंपोनेंट वाई नहीं था तब भी लैंड और बिल्डिंग को हम अलग किया करते थे, क्योंकि लैंड जनरली डिप्रेसेबल नहीं होता और बिल्डिंग डिप्रेसेबल होता है। पुराने जमाने में भी ऐसा होता था। तो एएस ये आपसे कहना चाहता है कि देखो भाई, ये जो इंजन है और ये जो बॉडी है आप इसको अलग अलग कर लो, और इस अप्रोच को बोलते हैं कंपोनेंट वाइज या कंपोनेंट अप्रोच ऑफ डिप्रेसिएशन। लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप एक कार ले आइए, उसका स्टीयरिंग अलग कर दीजिए, टायर अलग कर दीजिए, सीट अलग कर दीजिए और सबका लगे डिप्शन, एकदम किसका कितना डिप्शन होगा पता लगाने। ये कतई नहीं होगा। अकाउंट हमेशा जो एएस के प्रोविजंस होते हैं दे शुड अप्लाइड ऑन मटेरियल आइटम। जो आइटम मटेरियल है जिसके करने से फर्क पड़ता हो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, चाहे स्टेटमेंट ऑफ इनकम हो या बैलेंस शीट हो, फर्क पड़ता हो, वहां पे इसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसीलिए कंपोनेंट वाइज का इस्तेमाल शुड बी इन केस ऑफ मेजर एसेट्स ओनली, नॉट फॉर ऑल द एसेट्स। तो पढ़िए क्या कहता है ये फर्स्ट पार्ट, आप देख सकते हैं अपने स्टडी मटेरियल 7.47 each part of an item with a cost that is significant in relation to total cost should be depreciated separately। हमें उसका डिप्शन सेपरेटली करना है, लेकिन सब्जेक्ट टू कॉन्सेप्ट ऑफ मेटेरियलिटी। मेटेरियलिटी का तो ध्यान देना ही है। द एंटिटी शुड एलोकेट, शुरू में ही इनिशियली आपको क्या करना है कि पीपीई के सिग्निफिकेंट पार्ट्स को आपको अलग कर देना है और तब उसके हिसाब से डिप्शन चार्ज करना है, क्योंकि बाद में करना तो मुश्किल होगा। तो शुरू में ही आपको अलग कर देना है कि भाई पार्ट ए इतने का है, पार्ट बी इतने का और बाकी इतने का है। अब जरा ध्यान से सुनिएगा। सिग्निफिकेंट पार्ट may have a useful life and dipson method that is same to the method of other part of the same item। मतलब पार्ट ए है, बी है और सी है, लेकिन बी सी का नेचर एक जैसा है, मेथड ऑफ डिप्शन भी एक जैसा है, लाइफ भी एक जैसा है, सब कुछ एक जैसा है। तो ऐसे में आपको जरूर नहीं कि आप अलग अलग करें। इसमें 3 पार्ट बनने के बजाय 2 पार्ट बनेगा, ए अलग और बी और सी अलग। सच पार्ट में भी ग्रुप इन डिटरमिनिंग द डिप्रेसिएशन चार्ज। हम इसको ग्रुप भी कर सकते हैं, बिल्कुल अलग करना जरूरी नहीं है। तो फिर सुनिए, सेग्रीगेट भी करना है लेकिन जरूरत पड़े तो यूनाइट भी करना है। अगर उसका नेचर, उसके यूजफुल लाइफ, उसका मेथड ऑफ डिप्शन यानी कि उससे जो बेनिफिट ड्राइव हो रहा है डिफर, तो फिर अलग भी करो, मना ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो यू शुड सेग्रीगेट देम, तो उनको इकट्ठा भी करो भाई। इकट्ठा करने का भी हमारा रूल है, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। नंबर 2, ये दोनों तो एक ही बात है। आगे आइए।
रिमाइंडर का आप डिप्शन वैसे ही करेंगे, इसमें मेन बात नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग को आप सेपरेट डिप्रिसिएट करेंगे, क्योंकि लैंड की लाइफ अलग होती है, कई बार अनलिमिटेड होती है, और बिल्डिंग को आप इसी तरीके से आप अलग करेंगे। कई बार कॉस्ट ऑफ लैंड के अंदर कुछ आपने तोड़ा फोड़ा है, कुछ डिसमेल्टिंग करी है, रिमूवल किया, रिस्टोरेशन किया है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको लगता है कि रिमूवल पेड़ और काटे या ऐसी कुछ आपने बातें करी, तो वो एक लिमिटेड लाइफ के लिए है, तो आप एक काम कर सकते हैं, इन चीज़ों को आप सेपरेटली अकाउंट फॉर कर सकते हैं, और बाकी चीज़ों को आप सेपरेटली अकाउंट फॉर करेंगे। हम लोग पढ़ेंगे थोड़ी देर में स्ट्रिपिंग कॉस्ट ऑफ ए माइन, कि माइन के ऊपर से जो चीज़ें हटाते हैं तो कई बार उसका बेनिफिट कुछ समय के लिए होता है, तो उसको हम अलग तरीके से करेंगे, और बाकी जमीन की हम वैल्यूएशन या डिप्शन हम अलग तरीके से करेंगे। तो कंपोनेंट वाइज में मैं दो ही बात आपको कहना चाहता हूं कि जो अलग है उसका वैल्यू अलग रखें और उसका डिप्शन अलग करें। नेचर वाइज जो अलग है, जिसकी यूजफुल लाइफ अलग है, बेनिफिट ऑब्टेन करने का तरीका अलग है, इसलिए उसका डिप्शन का मेथड अलग है, लेकिन जो सेम है, बेकार मतलब की मेहनत ना करें, उन्हें ग्रॉस अप करें, उनको एक साथ करें। लैंड एंड बिल्डिंग को अलग अलग करें, ठीक है। तो ये डिप्रिसिएशन के बारे में कुछ बातें थी जो दोस्तों आपको पढ़ना था। अब चलिए एक कॉन्सेप्ट आता है जो अभी अलग से हम लोग पढ़ेंगे, इंड एज 36, लेकिन उसका थोड़ा सा रिफरेंस यहाँ है तो छोड़ना उचित नहीं होगा। 36 तो जब पढ़ा जाएगा तो पढ़ा जाएगा, अभी पढ़ लीजिए। आपने कभी सुना होगा इम्पेयरमेंट, ठीक है, नहीं सुना है तो मैं बता देता हूं। कई दफा क्या होता है कि ड्यू टू सर्टेन फैक्टर्स लाइक एक्सटर्नल फिजिकल वेयर एंड टेयर, या चेंज इन प्लान, या चेंज इन डिमांड फॉर द गुड्स, कुछ हमारी ऐसी एसेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू एकदम से घट जाती है, इसी को बोलते हैं इम्पेयरमेंट। यहां वैल्यू का मतलब रिलेशन वैल्यू नहीं है, वैल्यू इन यूज भी है। तो या तो उसकी वैल्यू इन यूज या रिलेशन वैल्यू किसी कारण से बहुत ही ज्यादा घट जाए, तो ऐसे में एस कहता है, इंड एज 36 और एज 28 भी है, कि आपको चेक करना चाहिए। क्या चेक करना चाहिए? चेक करना चाहिए वेदर देयर इज इम्पेयरमेंट इन द एसेट। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या? क्षय, नुकसान। और अगर ऐसा है तो उसकी अकाउंटिंग कैसी की जाएगी? उसकी अकाउंटिंग की जाएगी एज पर एज 36। तो आप कहेंगे फिर यहां क्यों दिया है? यहां बेटा बेसिकली दिया है कंपनसेशन फॉर इम्पेयरमेंट, कि अगर इम्पेयरमेंट, मान लीजिए कि आपकी गाड़ी किसी ने ठोक दी, तो पैसे तो देगा ना भाई, या इंश्योरेंस कंपनी से आपको पैसे मिलेगा। तो कहता है कि अगर कोई कंपनसेशन मिला हो, ठीक है, तो उस कंपनसेशन को आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड करेंगे, क्योंकि इंपेयरमेंट का लॉस भी प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ही जाता है। लेकिन वो कहता है कि इंपेयरमेंट होना और उसका कंपनसेशन मिलना, दीज आर टू सेपरेट इकोनॉमिक इवेंट्स। इंपेयरमेंट इज डिफरेंट एंड इंश्योरेंस क्लेम इज डिफरेंट। और अगर टू सेपरेट इवेंट्स हैं तो दे शुड बी अकाउंटेड सेपरेटली। भाई जो चीजें अलग अलग होती हैं उनकी अकाउंटिंग भी तो सेपरेटली की जानी चाहिए, एक साथ तो अकाउंटिंग नहीं होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए इंपेयरमेंट का जो लॉस है वो तो एज पर एज 36 आप रिकॉग्नाइज करेंगे, बाद में पढ़ेंगे। लेकिन जो एसेट खत्म हो गया, मान लीजिए एकदम से खत्म हो गया, तो उसे आप डी रिकॉग्नाइज करेंगे ना अपने बुक्स में, ठीक है ना। या आपने उसे रिटायर कर दिया तो भी डी रिकॉग्नाइज करेंगे, डिस्पोज कर दिया तो भी डी रिकॉग्नाइज करेंगे। और जो कंपनसेशन जो मिला है उसको आप इनकम स्टेटमेंट में आप दिखाएंगे, ठीक है। और उस कंपनसेशन से अगर आपने कोई नई एसेट परचेज करी है तो फिर क्या बात है, फिर से शुरुआत कीजिए। भाई पुराना वृक्ष खत्म, नया वृक्ष आया, तो पुराने को खत्म करो ना भाई, नए से शुरुआत करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इंपेयरमेंट हमें इंपेयरमेंट के अनुसार करना है, इंड एज 36 के अनुसार। जो डी रिकॉग्निशन है, इक्विपमेंट रिटायरमेंट वगैरह, वो अलग करना है। और कंपनसेशन फ्रॉम थर्ड पार्टीज है, उसकी हमें अलग करनी है। और नई एसेट जो आएगी उसकी कहानी हमें अलग करनी है, ठीक है मित्रों। तो इस पे कोई क्वेश्चन मेरे ख्याल से तो नहीं आया और आएगा भी नहीं, ये पोर्शन नॉलेज के लिए था।
चलिए पढ़ लेते हैं। डी रिकॉग्निशन। डी रिकॉग्निशन मतलब बुक से खत्म करना। जैसे कई बार आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा, जिनसे आपकी बड़ी गहरी दोस्ती थी, बाद में वैसे आपको देखते हैं जैसे पहचानते ही नहीं, या किसी ने आपको बड़ी अच्छी दोस्ती थी बट व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर दिया, मतलब वो आपको पहचानने से इनकार कर रहा है। यही तो है डी रिकॉग्निशन। और आपकी उम्र में तो ज्यादा होता है, 18 से 25 साल की उम्र में। तो ध्यान दीजिए, डी रिकॉग्निशन का मतलब है कि अगर कोई एसेट डिस्पोज यानी कि सेल आउट हो गया, या उससे कोई फ्यूचर बेनिफिट एक्सपेक्टेड नहीं है, तो निश्चित रूप से आप अपने बुक्स में डी रिकॉग्नाइज करेंगे। नो फ्यूचर एक्सपेक्टेड बेनिफिट फ्रॉम यूज और डिस्पोजल, ना तो इस्तेमाल करने से कुछ मिलने की उम्मीद है और ना बेच के। जैसे कई बार ना फर्नीचर वगैरह होता है, बेकार हो जाता है, हम उस साइड में रखे रहते हैं, बाद में 5 साल बाद फेंकते हैं, वही है डी रिकॉग्निशन। और आगे पढ़िए। लॉस और गेन अराइजिंग फ्रॉम डी रिकॉग्निशन ऑफ एन एसेट इज इंक्लूडेड इन पीएल अकाउंट। ठीक है, हम इसे पीएल में ही करेंगे। हालांकि इन डे 16 में कुछ और बातें दी गई हैं, उनको छोड़िए, हम उनको पीएल में करेंगे, लेकिन इसको रेवेन्यू नहीं मानेंगे, रेवेन्यू के नीचे देंगे, एक्सेप्शनल आइटम्स वगैरह में देंगे, रेवेन्यू नहीं मानेंगे। निकाला कैसे जाएगा? जो नेट प्रोसीड्स मुझे आया है और जो कैरिंग अमाउंट है उसके बीच का गैप। मतलब अगर मान लीजिए कैरिंग अमाउंट 30 आ रहा है और हमने बेचा 10, तो इसका मतलब लॉस हुआ है 20। कैरिंग अमाउंट 30 आ रहा है और हमने बेचा है 40, इसका मतलब प्रॉफिट आ रहा है 10, है ना। ये कैरिंग अमाउंट है, ये डिस्पोजल अमाउंट है। तो इस तरह से हमें निकालना है। अब इसके डिस्पोजल के बाद डिस्क्लोजर पार्ट की बात करें तो देखो, इन डेज के जो डिस्क्लोजर होते हैं नॉलेज के लिए हैं। एग्जामिनेशन में तो मुझे याद नहीं आ रहा कि पिछले 4 एग्जाम जो हुए हैं उसमें डिस्क्लोजर के बारे में नहीं पूछता, वो ट्रीटमेंट के बारे में पूछता है। बट फिर भी नॉलेज के लिए थोड़ा सा डिस्क्लोजर सुन लीजिए। डिस्क्लोजर में आपको यही करना है मित्रों कि भाई देखो, मेजरमेंट बेस आपने क्या लिया है, यानी कि कॉस्ट पे चल रहे हो या फेयर वैल्यू पे चल रहे हो, रिवैल्यूएशन पे चल रहे हो, मेथड ऑफ डिडक्शन कौन सा है, यूजफुल लाइफ अब क्या एस्टिमेट कर रहे हो या रेट कौन सा आप इस्तेमाल कर रहे हो, और क्या ग्रॉस कैरिंग अमाउंट था, क्या एक्युमुलेटेड डिडक्शन था बिगिनिंग में भी और एंड में भी, और इस कैरिंग अमाउंट में एक्युमुलेटेड डिडक्शन में कोई अगर इंपेयरमेंट लॉस है तो वो भी आपको देना है। इसके अलावा एक रिकॉन्सिलेशन जो आप सब लोग अपने ऑडिट में बनाते होंगे या चेक करते होंगे बनाया कि भाई ओपनिंग में क्या था, चलो जी, और कितना एडिशन किया, इसमें से कितना निकाल दिया डिस्पोजल के लिए या हेल्ड फॉर डिस्पोजल के लिए, एक्विजिशन थ्रू बिजनेस कॉम्बिनेशन कितना है, अमलगमेशन वगैरह में कितना आप लेकर आए, कोई इंपेयरमेंट लॉस या रिवैल्यूएशन वगैरह हुआ क्या आपकी बार, या कोई रिवैल्यूएशन का डिवैल्यूएशन हुआ, रिवर्सल हुआ, आपने इंपेयरमेंट लॉस कितना माना, इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स भी कई बार किया जाता है, मतलब हम वैल्यू घटा के फिर बाद में बढ़ा भी लेते हैं, डिप्शन कितना है, और अगर कोई फॉरेन एक्सचेंज मतलब कोई फॉरेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपने करा है तो उसके अंदर कोई नेट फॉरेन एक्सचेंज का कोई डिफरेंस है, कोई या कोई भी अदर वो चेंजेज है, तो इन चीजों का डिस्क्लोजर भी आपको हमें करना है। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आपको डिस्क्लोजर इवेंट्स के रूप में बात करनी है। लेकिन मैं फिर कहता हूं एग्जामिनेशन के लिए बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कैसे याद करेंगे। देखिए, एज ए ऑडिटर ऑफिस में इस्तेमाल करना आसान है। ऑफिस में तो देखिए हम इंडेस प्रिंट आउट ले लेंगे और अपने फाइल में लगा लेंगे और उससे देख लेंगे, या आजकल इंटरनेट पे अवेलेबल है, कोई भी देख लेगा। लेकिन इसको एग्जाम में कैसे लिखेंगे, और एक थोड़े न है, 39 इंडेस है और 2-2 पन्ने 3-3 पन्ने का डिस्क्लोजर है, 4-4 पन्ने का डिस्क्लोजर है, कैसे याद करेंगे लाइन बाय लाइन। और आप देखिए ना, सब अलग अलग है, ऐसा नहीं कि जो फर्स्ट है वही सेकंड है वही थर्ड है वही फोर्थ है। तो इसीलिए इसमें डिस्क्लोजर के बारे में ज्यादा टेंशन ना कीजिए, आप एक काम कीजिएगा, आप इसको एक बार गो थ्रू हो जाइएगा नॉलेज की खातिर, ताकि जब आप ऑडिटर के रूप में काम करें, अकाउंटेंट के रूप में काम करें तो वहां इस्तेमाल हो। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मैं तो देख रहा हूं, ना तो सीए इंटर में,
ना सीए फाइनल में, ना सीएमए इंटर में, ना सीएमए फाइनल में। कभी कोई एक आध क्वेश्चन रह भी गया तो ऑप्शन में छोड़ा जा सकता है, उसके लिए ऐसी क्या बात है। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा कि मुझे पढ़ाने में कोई डिफिकल्टी है, पढ़ाने में क्या डिफिकल्टी है। डिस्क्लोजर में तो कुछ भी दिमाग नहीं लगाना होता, देख के बोल देना होता है। टीचर के लिए तो बहुत आसान है। मैं हमेशा पढ़ाते समय ना आपके एंगल से सोचता हूं। टीचर का क्या है, टीचर तो पूरा ओएनडीएस के कंपेंडियम में छाप के आपको दे देगा, बोले पढ़ लो, या पढ़ा भी देगा, बोलेगा सब याद कर लेना। लेकिन हमारी जो एग्जामिनेशन सिस्टम अभी भी है वो है रिटेन, मेमोरी बेस। तो मेमोरी बेस्ड डिस्क्लोजर का करना मुश्किल है। ट्रीटमेंट तो हम ध्यान रख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिस्क्लोजर तो याद करने की चीज है। इसीलिए डिस्क्लोजर पे ज्यादा आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ध्यान नहीं देना है। नॉलेज की खातिर रीडिंग मार दीजिए, एग्जाम की खातिर बिल्कुल ध्यान नहीं देना। क्या ध्यान देना है एग्जाम के लिए, इसके क्वेश्चंस। तो दोस्तों क्वेश्चन शुरू होता है, सर व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिवैल्यूएशन एंड इंपेयरमेंट। बहुत अच्छा क्वेश्चन सुना आपने, ठीक है मार्क सुन लीजिए, आपने पूछ लिया तो बता दूं। देखिए डिवैल्यूएशन है किसी एसेट्स की फेयर वैल्यू में गिरावट होना, कि हम एसेट इस्तेमाल कर रहे हैं, 40,000 हमारी 40 लाख बुक वैल्यू है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अगर ये मार्केट में सेल आउट किया जाए तो इसकी वैल्यूएशन कम आएगी। मतलब काफी हद तक फेयर वैल्यू ना आजकल रिलेशन वैल्यू के बराबर हो गई है, ठीक है। ये है उसका रिवैल्यूएशन या डिवैल्यूएशन। जैसे मैं मोबाइल की बात करता हूं, देखिए मेरे पास एक छोटा सा मोबाइल है, ये आप देख सकते हैं, ये है नोट 9 है, मैंने 70,000 में खरीदा था पिछले साल। अब इसके बाद नोट 10 आ गया। अब नोट 9 मैंने पता कराया है कि मार्केट में नया नोट 9 41,000 का मिल रहा है, ठीक है। बताए क्या ये डिवैल्यूएशन है। पुराने नए के आने से पुराने का डिवैल्यूएशन हो गया। लेकिन मान लीजिए ऐसे ऐसे मैं कर रहा हूं और ये गिर जाए अभी, ठीक है, और गिर के फूट जाए, अब क्या हो गया इसका, ये नोट 9 ना 3 बन गया, नोट 3 नोट 3 नोट 3, 3 नोट 3 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो फिर ऐसे सिचुएशन में मेरे दोस्त इसको बोलेंगे इंपेयरमेंट। या और बताता हूं, नोट 9 चल रहा है, अच्छा चल रहा है, ठीक है, लेकिन मैंने खरीद लिया एप्पल का फोन, इसको कहा कि नहीं अब यूज नहीं करूंगा, और मैंने भरत भाई को दे दिया। तो ध्यान दीजिएगा, फोन अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं, लेकिन मेरा प्लान अब चेंज हो गया। तो कोई मशीन मान लीजिए मैंने रखी है, ठीक है, मशीन में कोई बुराई नहीं, मशीन बिल्कुल अच्छी है, एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम। लेकिन मेरा प्लान बदल गया कि मैं नई मशीन लेकर आऊंगा और इस मशीन पर प्रोडक्शन अब मैं कम करूंगा। तो इस मशीन से होने वाले इफेक्टिव यूजफुल लाइफ बेनिफिट इन यूज कम हो गए। तो इसका मतलब इसकी वैल्यूएशन हमारे लिए गिर गई, वैसे काम की है लेकिन हमारे लिए मशीन गिर गई, इसको बोलते हैं इंपेयरमेंट। तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं है, लेकिन बारीक फर्क है क्वालिटी वाइज। बाकी मैं एस 36 दोस्तों जब आपको पढ़ाऊंगा इंड एस 36 तो हम लोग जरूर पढ़ेंगे कि इंपेयरमेंट और डिवैल्यूएशन में क्या फर्क है। उम्मीद है महक मैंने थोड़ा सा आपको बताया, अगर बता पाया तो आप मुझे थम्स अप दीजिए, अगर बता पाया तो। कि वैल्यू के चेंज की अगर हम बात करते हैं तो ये डिवैल्यूएशन है, लेकिन अगर उसके यूजफुल लाइफ के चेंज की बात करते हैं तो ये है हमारी इंपेयरमेंट। और इंपेयरमेंट ज्यादा होता है, डिवैल्यूएशन थोड़ा कम भी चलेगा लेकिन इंपेयरमेंट ज्यादा होता है, ठीक है दोस्तों। हाँ, तो मैं कह रहा था क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर कहां तक है, 13 तक, ये बेटा आपको करना है, ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। और इसके अलावा कुछ टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चन भी हैं 6। तो 8 से 13 और टेस्ट योर नॉलेज 6 क्वेश्चन, तो 6 ये होगा और 6 12 क्वेश्चन मैं आपके हवाले कर रहा हूं होमवर्क। आप कहेंगे सर हमने तो पूरा क्लास पढ़ा ही नहीं, तो बेटा थोड़ा मेहनत कीजिए, कल संडे है, क्लास बिल्कुल अवेलेबल है।
इंडेस की पहली, इंडेस की दूसरी क्लास भी अवेलेबल है और ये तीसरी क्लास है। तीनों क्लासेस को आपने एक बार देख लेना है और ये 13 क्वेश्चन अप्लाई करने हैं, क्योंकि बगैर क्वेश्चन किए हम आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, तो परसों जब हम लोग मिलेंगे, कल संडे कोई क्लास नहीं है, परसों जब हम लोग मिलेंगे दोस्तों, तो हम लोग दो बातें करेंगे। एक तो इंडेस 16 के कुछ सवाल करेंगे, ठीक है, और हम लोग पढ़ेंगे इंडेस 40 जो बायोलॉजिकल एसिड्स के बारे में बताया जाता है, एग्रीकल्चर के बारे में, वो 41 छोटा है, वो हम लोग कर लेंगे। तो ये काम हम लोग करेंगे परसों। अब कुछ बच्चे शेड्यूल वगैरह का पूछ रहे थे, मैं बता दूं उन बच्चों को। देखिए बेटा, डेली क्लास चलती है 2 से 4 और 4 से 5:30 एसएफएम, और कौन सा था यार वो, एफआर। ठीक है, डेली बेसिस पे मंडे टू फ्राइडे सैटरडे चलता है। ऑफ कोर्स संडे ऑफ रखते हैं, थोड़ा पर्सनल लाइफ भी होनी चाहिए, तो संडे हम भी और आपके लिए भी जरूरी है, थोड़ा सा अपने आप को रीजनरेट कीजिए। तो ये क्लासेज आप रेगुलर बेसिस पे कीजिए, ठीक है। जहां तक सवाल है एफआर का, जो मैं पढ़ा रहा हूं, ये 100% मैं आपको पढ़ाऊंगा। जब तक लॉकडाउन है तब तक तो यही टाइमिंग रहेगा, 4 से 5:30। लॉकडाउन खत्म हो जाएगा तो टाइमिंग में शाम या सुबह, सुबह तो शायद नहीं कर पाऊं, सुबह मेरी फेस टू फेस क्लास होती है, लेकिन शाम में मैं खाली होता हूं 7, 7:30, क्योंकि आपको भी तो आर्टिकलशिप पे जाना पड़ेगा। तो 7, 7:30 वगैरह के करीब हम लोग ये क्लास ही रखेंगे, शाम को 7:30 से 9 या 8 से 9:30, कुछ ही तरह से टाइमिंग रखेंगे, ठीक है, या 9 से 10:30, मतलब जैसा आप कहेंगे उसके अनुसार से वोटिंग कर लेंगे और करेंगे। नोट्स में और एसएफएम के जो नोट्स हैं, एक टेलीग्राम का चैनल है टॉपर्स सीए फाइनल, आप में से किसी ने इसको सब्सक्राइब किया है? सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि कल मैं इस पे कुछ नोट्स डालूंगा, तो आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो नोट्स आपके काम आ जाएगा। क्या डालूंगा मैं नोट्स? कुछ ऐसी चीजें हैं इंडेस 16 में जो आपकी स्टडी में नहीं दी गई हैं, लेकिन मुझे लगता है नॉलेज की खातिर वो जरूरी है, तो वो मैं आपको उसमें 2-3 चीजें डालूंगा। एक तो डिकमेंसमेंट कॉस्ट, और एक मैंने अभी आपको नाम लिया था स्ट्रिपिंग कॉस्ट ऑफ द माइंस। ये 2 चीजें मैं उसमें स्पेशल डालूंगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं है, टेलीग्राम का एक चैनल, आप टेलीग्राम का सॉफ्टवेयर आप लोग इतना इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर आपको क्या बताना, आप इंस्टॉल कर लीजिए और उस पर जाके टॉपर्स सीए फाइनल कर लीजिए। कई बच्चों ने कर रखा है, ताकि नोट्स लेने में आपको दिक्कत नहीं होगी। आजकल देखो लॉकडाउन का टाइम है, कैसे करेंगे आप, फोटोकॉपी भी काम नहीं कर रहा, कुछ नहीं काम कर रहा, तो डिजिटल मोड ही एक जरिया। हम सबको थैंक यू बोलना चाहिए गूगल का और बाकी सब सॉफ्टवेयर का, कि हम लोग एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो आज मैं यही रुकता हूं, और एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपके और भी कोई दोस्त हो सीए फाइनल वाले या सीएमए फाइनल वाले, तो उनको ये क्लासेज आप रिकमेंड कर दीजिए कि आपकी एक अच्छी क्लासेज चल रही हैं, आए और अपने फायदा उठा लें, ठीक है। तो आप सबको आज के लिए यहीं पे राम राम, फिर मिलते हैं परसों। धन्यवाद दोस्तों फॉर पेशेंसफुल लिसनिंग।